हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम साझेदारी अवकाश ग्रहण के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज का मेरा टॉपिक रहेगा लाइफ पॉलिसीज। लाइफ पॉलिसी दो तरह की हो सकती है, एक तो पार्टनर के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी लेना, या सभी पार्टनर की मिलाकर एक ही पॉलिसी लेना। पहले हम व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, जिसके कुछ एंट्रीज मैं आपको बताती हूँ। व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी, इसमें क्या है कि जैसे मान लो पार्टनर तीन है, तीनों के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी ले ली जाती है, उनका प्रीमियम भी अलग अलग भरा जाता है और प्रीमियम का जो पैसा है वो फर्म से जाता है। इसका मतलब तीनों पॉलिसी पर तीनों का राइट। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पॉलिसी का पैसा बीमा कंपनी से मिल जाता है और शेष जो पहले पॉलिसी पैरेलल चल रही होती है उसकी सरेंडर वैल्यू का पैसा लेने का वो अधिकारी हो जाता है जिस साझेदार की मृत्यु होती है। तो ऐसी कंडीशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू, पहले मैं आपको ये बता दूं। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? चुकाए गए प्रीमियम का वह अमाउंट जो राशि बीमा कंपनी से फर्म कभी भी प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। सबसे पहले एबीसी पार्टनर है और इनके नाम से 80,000, 60,000, सॉरी 50,000 और 60,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है और इसकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो जाता है 10,000, 6,000 और 4,000, यानी कि 20,000 रुपीज का प्रीमियम हर साल चुकाया जाता है। और ऐसी स्थिति में एक ही मान लो मृत्यु हो जाती है तो एक ही मृत्यु के उस टाइम में उसका पैसा मिल जाएगा, तो उस वक्त बी और सी का सरेंडर वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। समर्पण मूल्य बोलते हैं हिंदी में से। 16,000 है मान लो और 8,000 है। अब इसकी हमें प्रविष्टियां करनी है। इसका जो इंश्योरेंस करवाया गया अप्रैल 1, 2013 को करवाया गया है और एक ही मृत्यु है अप्रैल 5, 2016 को हो जाती है। अब इसकी एंट्रीज हमें कैसे करनी है? सबसे पहले जब इंश्योरेंस करवाया अप्रैल 1, 2013 को इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 का प्रीमियम चुकाया जा रहा है, लाभ हानि खाते से चार्ज करना है, तो मार्च 31, 14 को P&L अकाउंट से इसको बंद कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000। इसी तरीके से फिर अगले साल अप्रैल 1, 2014 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। फिर मार्च 31, 2015 P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000। अप्रैल 1, 2015 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। इस तरह चलता जाएगा जब तक कि किसी साझेदार की मृत्यु नहीं हो जाती है। मृत्यु हुई है अप्रैल 5, 2016। अभी एक बार और हमें करना पड़ेगा। मार्च 31, 2016 इंश्योरेंस P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी 20,000 से हो जाएगी। फिर अप्रैल 1, 2016 को इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये प्रीमियम हमने चुकाया। और इसके बाद अप्रैल 5 को एक साझेदार की डेथ हो गई, तो अप्रैल 5 को हम सबसे पहले क्लेम रखने की एंट्री कर देंगे। क्लेम रखने की एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं बोला मैंने, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एज लाइफ पॉलिसी। एक ही डेथ हुई है ना, उसका क्लेम हम रख रहे हैं। एक ही लाइफ पॉलिसी थी 80,000 की, वो पैसा हमें मिलेगा। जब मिलेगा उस वक्त मान लो अप्रैल 8 को मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 80,000। और इसके बाद 80,000 प्लस उसकी सरेंडर वैल्यू में जो ए का शेयर बनता होगा वो पैसा उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। तो एंट्री बनेगी लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल।
इनके अकाउंट में जमा हो जाएगा और ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको पैसा दे दिया जाएगा। कितना हो जाएगा? 80,000 तो ये, और एट द डेथ टाइम 16,000 और 8,000 ये भी हम इसमें जोड़ देंगे, सरेंडर वैल्यू है ये। तो ये हो गया 1,04,000। तो 1,04,000 को हम इनके रेशो में बांट देंगे। ये है हमारा व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी। अब हम लेते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। इसके 2-3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें क्या, 2-3 पार्टनर जो भी हैं उनके नाम का एक ही पॉलिसी ले लेते हैं और उसका इंश्योरेंस उसका प्रीमियम जो है वो फर्म से चुकाया जाता है। तो उस चुकाए गए प्रीमियम को क्या माना जाए? जैसे फर्स्ट लेते हैं, चुकाए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए, ट्रेड एक्सपेंस मान लिया जाए, यानी कि अभी जो एंट्रीज करी वही आएगी सारी वापस से, थोड़ा चेंज होगा। ट्रेड एक्सपेंस मानना है, मतलब P&L में दिखाना है। हम एग्जांपल लेते हैं इसका। तीन पार्टनर है, 3-2-1 का रेशो है, 60,000 का जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया और इसका 5,000 रुपए प्रीमियम प्रति वर्ष भरा जाता है। 1 अप्रैल 2013 को लिया, 5 अप्रैल 2016 को बी की मृत्यु हो गई और 8 अप्रैल को राशि प्राप्त हो गई। अगर इस प्रीमियम को 5,000 के प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए तो पहले वाली एंट्रीज तो सारी वही है, मैं वापस लिखती हूँ। अप्रैल 1, 2013 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर मार्च 31, 2014 P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 है। अप्रैल 1, 2014 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। मार्च 31, 2015 P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अप्रैल 1, 2015 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। सब में 5,000 ही आएगा। मार्च 31, 2016 P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। अप्रैल 1, 2016 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। इसके बाद अगली एंट्री पे जाने से पहले मार्च 31, 2017 के पहले 5 अप्रैल को बी की डेथ हो जाती है, तो अप्रैल 5 बीमा कंपनी के सामने दावा रखा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। 60,000 का बीमा 60 से कर दिया, पैसा मिलेगा अप्रैल 8 को। जो पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। थोड़ी सी एंट्री चेंज हुई, बाकी वही है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई बैलेंस बाकी रह रहा है तो उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट क्रेडिट, ये सब बंद हो गए, लेकिन ये वाला अकाउंट खुला हुआ रह गया, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बंद कर दिया अकाउंट को, वहां डेबिट है ना, यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस है, कितना बैलेंस रह जाएगा, 60,000 क्रेडिट है, 5,000 डेबिट है, तो 55,000 बच गया। 55,000 को एज कैपिटल, बीच कैपिटल और टू
सीज कैपिटल, उनके रेशो में बांट देंगे। तो बिल्कुल इजी है, व्यापारिक व्यय माना जाए तो इस तरीके से करते हैं। इसी का सेकंड मेथड लेते हैं, चुकाए गए प्रीमियम को अगर व्यापारिक व्यय विनियोग माना जाए, इन्वेस्टमेंट माना जाए, तो ऐसे में क्वेश्चन में आपको सरेंडर वैल्यू भी देगा, वो समर्पण मूल्य पहले साल में मान लो नील है, फर्स्ट ईयर में, दूसरे ईयर में 2000 है और तीसरे ईयर में 4500 है, ये है मान लो। तो अब एंट्रीज किस तरह से होगी, एंट्री बदल जाएगी। बीमा करवाया 5000 का प्रीमियम जो चुका रहे, इन्वेस्टमेंट बन रहे, इसलिए एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश, P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें सरेंडर वैल्यू वाली एंट्रीज देखनी है, तो यहाँ पे पहले साल में 0 है इसलिए 5 का 5 आया, दूसरे साल फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, फिर P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसमें सेकंड ईयर का 2000 है, इसको देखा, इसमें पीछे वाले को लेस करते हैं, पीछे कुछ नहीं है तो 2000 जो आया उसको इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस करते हैं, तो ये हो गया 3000। फिर वापस जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 और फिर P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी में पहले 4500 है, इसमें से 2000 गए 2500 और 5000 में से 2500 गए तो वापस बच गए 2500 2500। P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अप्रैल 1 16 जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसके बाद उसकी डेथ हो गई तो वो लास्ट वाली एंट्री चली गई, ये कर दी एंट्री सही है, ये भी ऐसे कैसे होगी, ये एंट्री अब नहीं होगी, इसकी जगह पर सिंगल एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो आएगा उसे हम बांटेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस निकालना है, रफ वर्क करना है आपको। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का डेबिट क्रेडिट, जैसे ये डेबिट है तो ये डेबिट मान लो, ये क्रेडिट मान लो, तो 5000 डेबिट है, अगली एंट्री में क्रेडिट है, फिर डेबिट है, फिर क्रेडिट है, फिर डेबिट है, उसके बाद 2500 क्रेडिट है, 5000 डेबिट है और 60000 क्रेडिट है। बस इसकी टोटल लगा लेते हैं, ये तो 20000 हो गई, 60 68 70500 हो गई ये, तो 20000 घटाए 50500 रुपए का जो बैलेंस आया जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उसको हम सभी साझेदारों में उनके अनुपात में बांट देंगे। ये है आपका सेकंड मेथड। इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, चुकाए गए प्रीमियम को विनियोग माना जाए तथा संचय का निर्माण किया जाए, संचय का निर्माण किया जाए, रिजर्व बना लिया जाए, जितना प्रीमियम हम चुकाते हैं उसके बराबर का रिजर्व बना लिया जाए। तो यहां पर एंट्रीज बदल जाएगी थोड़ी, पहली एंट्री सेम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश एट द टाइम लास्ट डेट, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग मार्च 31/14 को P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ये बनेगी। और एक और एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब अब की बार साल में 3 एंट्री होगी 2 की जगह पर, दूसरी पहली और दूसरी में अमाउंट सेम आएगा और तीसरी एंट्री में वो सरेंडर वैल्यू वाला, तो पहले साल तो 0 ही है इसलिए हमने 5000 ही लिख दिया। फिर वापस अप्रैल 1 2014 जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश, मार्च 31 2015 P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, मार्च 31 2015 को ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, इसमें 5000, दूसरी एंट्री में भी सेम प्रीमियम का ही अमाउंट आता है, थर्ड में सरेंडर वैल्यू घटाने के बाद, तो वहां 2000 है, पीछे वाला कुछ नहीं है तो 5000 में से 2000 गए 3000। फिर एक बार और वापस ये तीनों एंट्रीज होंगी, अप्रैल 1 2000
15, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। फिर मार्च 31 2016 P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 5000। फिर मार्च 31/16 जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यहाँ पर 4500 में से 2000 गए, 2500, 5000 में से 2500 गए, 2500। अगले साल अप्रैल 1 2016 जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। इसके बाद उसकी डेथ हो गई तो अप्रैल 5 को क्लेम रखा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेम एंट्री है ये भी, 60,000 पैसा मिल जाएगा। जब पैसा मिला अप्रैल 8 को मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000। इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट का जो भी आपका बैलेंस चल रहा है उसको ट्रांसफर कर देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, और उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस निकालेंगे, वो चला जाएगा सारे पार्टनर्स के अकाउंट में। इस तरीके से एंट्रीज करनी है। हम देखते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का इसी तरीके से बैलेंस निकालना है। तो रिजर्व में क्रेडिट में 5000 है, डेबिट में 5000 है, फिर क्रेडिट में 5000, डेबिट में 3000, क्रेडिट में 5000, डेबिट में 2500, और उसके बाद में वापस चेक करते हैं 5000 जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का क्रेडिट ये रहा, डेबिट 5000, फिर क्रेडिट है 5000, डेबिट है 3000, फिर क्रेडिट है 5000, डेबिट है 2500। बस इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो रहा है 15,000 और ये हो रहा है 10,500, मतलब कि 4,500 रुपए को हमने ट्रांसफर कर दिया, 4500 को ट्रांसफर कर दिया। अब हमें निकालना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का 5000 डेबिट है, 5000 क्रेडिट है, 5000 डेबिट है, उसके बाद में 3000 क्रेडिट है, फिर 5000 डेबिट है, 2500 क्रेडिट है, फिर 5000 डेबिट है, 60,000 क्रेडिट है, और 4500 भी क्रेडिट है। इस तरीके से अब इसका टोटल लगा लेते हैं। 10 5 7 10 15 75,000 में से 20,000 गए, 55,000, 55,000 के बैलेंस आया। इसको हम इसके रेशो में बांट देंगे। तो यह है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगला टॉपिक हमारा है साझेदार की वर्ष के मध्य में निवृत्ति लेना या उसकी मृत्यु हो जाना। वर्ष के मध्य में साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, किसी कारणवश वो वर्ष के मध्य में कोई भी टाइम में रिटायरमेंट ले लेता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो साझेदार छोड़ के जा रहा है उस साझेदार का अकाउंट ही हमें पूछा जाता है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको केवल जो पार्टनर गया उसी के बारे में पूछा जाएगा। जैसे मान लो बी की डेथ हो गई तो हमें केवल बी का अकाउंट ही बनाना है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को हमें क्या पेमेंट देना है, बस इस अकाउंट से ये पता चलेगा। जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अब तक बनाते आए हैं वही सारा है, लेकिन बस ये अकेले का है। तो जैसे सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल जो भी होगा, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो बी का करंट अकाउंट क्रेडिट है तो इधर, डेबिट है तो इधर। फिर जनरल रिजर्व जैसे हम बांटते थे P&L, इसके बाद में रिवैल्यूएशन, गुडविल, कोई रूल नहीं है, बस उसका शेयर निकालना है आपको। वर्किंग नोट ज्यादा पूछते हैं इसमें, वो सारा वर्किंग नोट में बताते हुए आपको करना है। इसके अलावा और भी होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी, ड्राइंग इस तरफ आता है, और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसके बाद बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस ड्यू टू बीज रिप्रेजेंटेटिव या बीज हेयर, इस तरीके से इस अकाउंट को बनाते हैं। तो सबसे स्पेशल बात जो इसमें एक चीज और छूट रही है, करंट ईयर का प्रॉफिट उसका कितना होगा उसको हम लिखते हैं पी एंड एल सस्पेंस के नाम से, बाई पी एंड एल सस्पेंस। सब कुछ आपको करना आएगा, सिर्फ इसमें पी एंड एल सस्पेंस निकालना है, तो मुझे बताना है और किसको कैसे बांटते हैं। जैसे जनरल रिजर्व, पी एंड एल, रिवैल्यूएशन, गुडविल, इनको पहले दिन बांटो, आखिरी दिन बांटो, बीच में बांटो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि उसमें शेयर, उसका जो भी हिस्सा होगा वो आप सीधा निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन अलग है, जो सीख रखी है फर्स्ट चैप्टर में वैसी करनी है। लेकिन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें आपको पीरियड का ध्यान रखना है। अगर उसने 4 महीने काम किया है तो 4 महीने का ही ब्याज मिलेगा, 4 महीने का ही वेतन मिलेगा। और अब हम बात करते हैं पी एंड एल सस्पेंस, क्या है ये। जैसे मान लो 3 पार्टनर थे, उसमें बी की डेथ हो जाती है अगस्त 1 को, तो ऐसी कंडीशन में अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने का हिसाब किताब इसका करना पड़ेगा। तो इसमें तो 4/12 होगा। अब 4 महीने के प्रॉफिट को निकालना संभव नहीं होता, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, या तो हम पिछले कुछ वर्षों के प्रॉफिट को ले लेते हैं, उसके एवरेज बेस पे हम मान लेते हैं कि इस वर्ष कितना प्रॉफिट होगा और उसमें उसका शेयर निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब अगर करंट ईयर का प्रॉफिट हमें देखना है तो उसमें शेयर की भी जरूरत पड़ती है और पीरियड की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो पिछले वर्ष का प्रॉफिट था 60,000 और बिक्री थी 2 लाख, और सॉरी पिछले साल का 48,000 कर देती हूँ मैं, थोड़ा ठीक रहेगा। प्रॉफिट था और 2 लाख की बिक्री थी, और इस साल बिक्री हुई है 60,000। तो हमें कैसे करना है, हम ये मानेंगे कि पहले तो हम पिछले साल का प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल, यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले, उसी के बेस पे निकालना है। तो 24% आया, मतलब कि इस साल भी 60,000 का 24%, इस साल की बिक्री 60,000 है ना 4 महीने की, 24% निकाल लेंगे। और फिर उसमें बी का शेयर मान लो 2/6 है, तो ये निकलेगा, ये आया 4800। तो पी एंड एल सस्पेंस के आगे 4800 आ जाएगा। दूसरा तरीका है, ये तो हमने सेल को आधार बनाया, समय के आधार पर कि पिछले कुछ साल के आपको दे दिए। जैसे पहले पिछले 3 साल के प्रॉफिट में लिखती हूँ, जैसे 60,000 था, 80,000 था और 50,000 था, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। इसको मैं 60 कर देती हूँ, 60, 80, 40 कर देते हैं। तो ये हुआ 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 60,000 आया। मतलब हम मान लेते हैं कि इस साल भी 60,000 का प्रॉफिट होगा। तो 60,000 इंटू टाइम 4/12 इंटू हिज शेयर 2/6, ऐसे निकलेगा इसके अंदर, ये आ जाएगा 10,000। तो बाई पी एंड एल सस्पेंस एंट्री होती है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो बिक्री के आधार पर और समय के आधार पर इस तरीके से प्रॉफिट में हिस्सा निकाला जाता है, और बाद में इसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। ये हमें इसके उत्तराधिकारी को देना होगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके पैसे को शेष साझेदार चुकाते नहीं है, उसको उस समय नहीं देते, 6 महीने तक बिजनेस कंटिन्यू रह जाता है, 8 महीने तक बिजनेस कंटिन्यू रह जाता है और उसका पेमेंट वो नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पेमेंट करने की बारी आती है उस वक्त क्या किया जाए, जिसके लिए हमें ध्यान रखना होता है। ये क्वेश्चन कहेगा तो ही आपको करना है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932
धारा 37 धारा के अकॉर्डिंग है ये, जिसमें पहला ऑप्शन तो है कि अगर वो बिजनेस कंटिन्यू रहता है और अपनी पूंजी नहीं निकालता तो उसको 6% की दर से, वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए। और सेकंड है पूंजी अनुपात में लाभ में हिस्सा जो बनता है, जो उसको ठीक लगेगा, जो राशि ज्यादा होगी वो उसका पेमेंट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी हम। ए की कैपिटल थी 60,000, बी की 80,000 और सी की भी 60,000। सी रिटायरमेंट ले लेता है और उसके बाद 6 माह तक व्यापार चालू रहता है। और इस ड्यूरेशन में 50,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। तो क्या ऑप्शन उसके सामने रहेगा जब हम उसे पेमेंट देंगे? तो पहला ऑप्शन तो है कि इस 60,000 को 6 महीने तक उन्होंने नहीं दिया है तो 6/12 इंटू 6%, 6/100, 1800 रुपए हुआ। दूसरा तरीका यह है कि तीनों की कैपिटल, उसकी भी कैपिटल दी थोड़ी है, तो 6, 8, 14, 26, 2 लाख के ऊपर 50,000 का प्रॉफिट कमाया तो 60,000 पे कितना होगा? मतलब 50,000 प्रॉफिट है अकाउंट से, टोटल कैपिटल उनकी थी 2 लाख और 50,000 उसकी कैपिटल 60,000, तो 60,000 की कैपिटल पे उसका कितना होगा? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है 15,000। तो उसको निश्चित रूप से 15,000 देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हो जाएगा 60,000 प्लस 15,000, 75,000 रुपए का पेमेंट उसको 6 महीने के बाद में हम करेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जल्दी ही अगले वीडियो में मैं नए चैप्टर के साथ, साझेदारी का समापन के साथ में उपस्थित होती हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज आप 12th के बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा इन्हें पहुंचाएं। और वैसे ये बीबीए क्लासेस के लिए, इसके अलावा सीए शुरुआत, सीपीटी वगैरह की तैयारी जो लोग करते हैं या जो भी इनिशियल स्टेज के अंदर जिनको सीखना है, वो सभी के काम की चीज है। और फिर भी आपके सजेशन आमंत्रित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।